अली ज़फ़र साहब, एक मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि बहुत ब्रीफ रखिए, और दूसरा ये है कि बाकी पॉलिटिकल एंगल्स तो आते रहेंगे, अगर आप उसको लीगल पर्सपेक्टिव में पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल लॉस हमें थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे 5-7 मिनट में, तो बड़ी इनायत होगी आपकी। थैंक यू जी। देखें जनाब प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये जो पानी का इशू है ये उतना ही अहम है पाकिस्तान के लिए जितना टेररिज्म, दहशतगर्दी का जो मसला है। ये भी एक जंग है जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, और मुझे अफसोस फिर से ये था शुरू में, अब तो कुछ शुक्र है हुकूमत के लोग आ गए, क्योंकि इतना अहम मामला है। मैं चाहूँगा कि सारे सेंटर्स, अपोजिशन ने तो सीरियसनेस दिखाई है इस पर, लेकिन परेशानी ये थी कि जब लीडर ऑफ द अपोजिशन बोल रहे थे तो उस वक्त मौजूद नहीं थे। मैं शुरू करना चाहूँगा कायदे आज़म की उस बात से जहाँ उन्होंने कहा कि नो नेशन कैन रीच द हाइट्स ऑफ ग्लोरी अनलेस दे आर यूनाइटेड, डिसिप्लिन्ड एंड दे नो द वैल्यू ऑफ देयर नेचुरल एसेट्स। यानी कि हर कौम को अपने जो असासे हैं उनका अगर अहमियत का नहीं पता तो वो ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकेगी। इसलिए आज आपके सामने जो मैं कुछ गुफ्तगू करने जा रहा हूं वो एक पाकिस्तान के पानी के मुहाफ़िज़ के तौर पे है। ये कोई सियासी स्पीच नहीं होगी जिसका आपने जिक्र किया, ये एक सिर्फ पानी के मुहाफ़िज़ के तौर पे मैं कुछ गुजारिशात करना चाहूँगा। और इस इशू को टैकल करने के लिए हमें तज्ज़िये को भी देखना है, कानून को भी देखना है, तारीख़ को भी देखना है, और फिर उसके मुताबिक फ़ैसले करने हैं। आज ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है सेनेट के ऊपर, ये सिर्फ हुकूमत का काम नहीं, चूँकि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी कौम को तो हमने इसको संजीदगी से देखना है। और मैं कोशिश करूँगा कि कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके सामने रखूँ ताकि हाउस जो है इन मामलात पे बड़ी क्लैरिटी के साथ सोच विचार कर सके। आज से बहुत साल पहले जो डॉक्टर इस्माइल थे वाइस प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के, उन्होंने कहा था कि 20वीं सदी की जंगें तो तेल के ऊपर होती थी, लेकिन 21वीं सदी की जंगें जो हैं वो पानी से होंगी। और उनकी जो पेशिन गोई थी, जो उनकी प्रेडिक्शन थी, वो दुरुस्त भी साबित हुई है, जो जिस तरह हिंदुस्तान ने ये हमला किया है। इससे पहले कि मैं इंडस वाटर ट्रीटी पे आऊँ, कुछ हकायक हैं सर जनाब प्रिजाइडिंग ऑफिसर। पाकिस्तान एक वाटर स्ट्रेस्ड मुल्क है। वाटर स्ट्रेस का मतलब ये है कि पानी का दबाव दुनिया में तकरीबन सबसे ज़्यादा समझा जाता है कि टॉप मोस्ट वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है। और एक कॉन्सेप्ट फिर आता है वाटर स्केर्सिटी का, जहाँ पानी जो है ख़त्म हो जाता है मुल्क में। पाकिस्तान उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। इसकी ये सारी रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। आज 2 वजूहात बताई जाती हैं इसकी। एक तो क्लाइमेट चेंज, और उसमें क्लाइमेट चेंज में ये हो रहा है कि ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं और उसकी वजह से पानी आगे जाके ख़त्म हो जाएगा हमारे पास। और दूसरा पॉपुलेशन, जो हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, ये एक बड़ा वाटर स्केर्सिटी का एक क्राइसिस है हमारे ऊपर ऑलरेडी। और इसको इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये टेररिज्म, दहशतगर्दी जितना ये अहम बात है। हम अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। 3/4 जो पानी हमारा आता है सर टोटल बाहर से आता है। हमारी 9 में से 10 में से 9 लोग जो है ये इंडस वाटर बेसिन के ऊपर ही रिलाय करके अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। 90% स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 90% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो इस पानी पे डिपेंड करती हैं। हमारे जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जितने डैम्स हैं, वो इसी पानी के ऊपर बने हुए हैं। तो इसलिए अगर ये हम इसको हम समझते हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर पड़ा हुआ है जिसको हमने डिफ्यूज़ करना है, इसको ख़त्म करना है।
एक और चीज़ मैं हर एक को पता है, लेकिन मैं उसको दोबारा से बता दूं इससे पहले कि मैं इंडस वाटर पे आऊँ, कि हम पाकिस्तान सर लोअर रिपेरियन है, हिंदुस्तान अपर रिपेरियन है। लोअर रिपेरियन का मतलब ये है कि पानी ऊपर से नीचे आ रहा है पाकिस्तान में, इंडिया अपर रिपेरियन जहाँ से पानी शुरू होता है, और हम लोअर रिपेरियन जहाँ पानी आ रहा है। इसकी अहमियत क्या है वो हम जब कानून की बात करूंगा तो उसके साथ आपको समझ आएगी। हिंदुस्तान, जब पाकिस्तान की पार्टीशन हुई और पाकिस्तान बना, तो हिंदुस्तान ने एक चीज़ तय कर ली, और वो ये थी जनाब प्रिजाइडिंग अफसर, कि पाकिस्तान को पानी के ज़रिए हमने प्रेशर में रखना है। तो आपको याद होगा कि रेडक्लिफ ने अपनी एक बाउंड्री बनाई थी, जिस बाउंड्री में फिरोज़ वाली जो बैराज थी वो हमें दी गई थी। आखिरी मिनट पे रेडक्लिफ ने वो लाइन जो थी बाउंड्री ड्रॉ करके तो वो वहाँ दे दी। कश्मीर का भी इशू पानी की वजह से ही उन्होंने रखा अलाइव। तो जिस दिन पाकिस्तान हमारी इंडिपेंडेंस हुई उसके 7 महीने के अंदर पहला काम जो किया, पानी को इस्तेमाल किया इंडिया ने एक वेपन की तरह, एक हथियार की तरह, और उन्होंने सतलज का पानी बंद कर दिया फिरोजपुर जो बराज थी उसके ज़रिए। जब वो बंद कर दिया तो एकदम पाकिस्तान ने रियलाइज़ किया कि हम तो लोअर रिपेरियन है और ये हिंदुस्तान जो है ये पानी को इस्तेमाल कर सकता है। 12 साल लगे उसके बाद सर हमें। 12 साल में इंटरनेशनल दुनिया भी उसमें आई, यूनाइटेड नेशंस भी आई, वर्ल्ड बैंक भी आई, और उन्होंने बैठ के फिर फाइनली ये तय किया इंडस वाटर ट्रीटी के ज़रिए कि हम जो है फैसला कर लें कि इस पानी को किस तरह हमने चलाना है। हमारे सामने 2 उस वक्त इश्यूज थे। एक ये था कि हम पानी को शेयर करें, यानी हर दरिया का पानी हम बाकायदा एक दूसरे के साथ शेयर करें, और दूसरा था कि हम तलाक दे दें, और तलाक दे के ये करें कि कुछ दरिया उधर दे दें और कुछ दरिया हम रख लें। तो अल्टीमेटली ये फैसला हुआ कि ये शेयरिंग तो पॉसिबल नहीं, कल को जाके फिर झगड़े होते रहेंगे कि कौन पानी कितना इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए फैसला ये हुआ, इसको कहा गया कि एक डाइवोर्स सेटलमेंट है, यानी ये तलाक की तरह एक सेटलमेंट है। 3 जो रिवर्स थे, 3 जो दरिया थे, रिवर रावी, ब्यास और सतलज, वो टोटली हिंदुस्तान को दे दिया। ये ट्रीटी के लफ्ज़ हैं कि टोटली उसका इस्तेमाल इंडिया करेगा, सिर्फ जो पानी वो इस्तेमाल नहीं करेगा वही पाकिस्तान में आ सकता है। इसी तरह जो रिवर था इंडस और रिवर झेलम और चनाब, वो एक्सक्लूसिवली उसका कंट्रोल और उसकी पावर जो थी वो पाकिस्तान को दे दी गई, और हिंदुस्तान को कह दिया गया उस ट्रीटी में कि आप इसका पानी रोक नहीं सकते, मोड़ नहीं सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिर्फ बिजली बनाने के लिए कुछ हद तक आप रन ऑफ द रिवर डैम्स बना सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आप एक कतरा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुझे इजाज़त देंगे, मैं आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, आपने हिस्ट्री इसकी सारी दे दी, बट द प्रेजेंट इशू इज़ हाइजीनिक डिज़ाइंस ऑफ इंडिया। उस पर आप 1.5 से 2 मिनट हमें बात कर लें, क्योंकि आप देख रहे हैं 12:30 बज रहे हैं। आफ्टर 10 मिनट्स नहीं, मैं रोक नहीं रहा उनको, आप हाउस का सेंस ले लीजिए। नहीं, वी मे कंटिन्यू व्हेन द न्यू सेशन इज कॉल्ड, इसी बहस को। लेकिन आज अगर आप मुख्तसर रखेंगे तो देखें ना, हमायूं मोहम्मद साहब भी बोलना चाहते हैं, उनको मैं माइक देना चाहता हूं, लेकिन टाइम नहीं बचेगा फिर। जी बढ़ा देंगे। ये जो मैं डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, ये बैनुल अक़वामी कानून में इसलिए अहम है कि इसका मतलब ये है कि ये इर्रिवोकेबल है। अब ये फाइनल है, इसको वापस नहीं किया जा सकता, चूँकि ये इसमें आपने शेयर नहीं किए रिवर्स को, आपने कहा कि रिवर्स तकसीम हो गए, इसलिए इसको अब आप इर्रिवोकेबल समझें। इसको कोई भी, ना पाकिस्तान ना इंडिया, इसे वापस हो सकता है। अब जब ये हो गया और ये ट्रीटी साइन हो गई, तो इस ट्रीटी में एक और बहुत अहम चीज़ है कि अगर कोई झगड़ा होगा तो उसका एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा मैकेनिज़्म बनाया हुआ है। यानी कि मैकेनिज़्म ये है कि कुछ मसले जो हैं, जो टेक्निकल हैं, वो एक्सपर्ट के पास जाएंगे, और जो बड़े गंभीर मसले अगर आ जाएं दोनों मुल्कों में, तो वो एक आर्बिट्रेशन, एक सालसी फैसले के लिए वो आगे जाएंगे।
तो जब ये ट्रीटी साइन हो गई तो हिंदुस्तान ने तो अपना मुकम्मल तौर पे, पाकिस्तान ने उसको लेटर एंड स्पिरिट में माना और हिंदुस्तान ने उस अपने जो तीनों दरिया थे उस पर डैम्स भी बना लिए, उस पर उन्होंने सारे अपनी बराजिज भी बना लिए और वो पानी मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल करना शुरू हो गए। पाकिस्तान ने भी देखा कि जब ये 3 दरिया उधर चले गए तो हमारा बहुत सारा इलाका जो था लाहौर से लेके मुल्तान और नीचे, वो बिल्कुल उसके पास पानी नहीं था। तो हमने दुनिया का सबसे बड़ा किनाल सिस्टम बनाया, नहरों का सिस्टम, और उस सिस्टम के जरिए हमने ये सारे इलाके आबाद कर लिए इन 2-3 दरियाओं के बेस पे, चिनाब, झेलम और इंडस। ट्रीटी चलती रही, लेकिन हिंदुस्तान देखता रहा कि पहले हम तीनों ले लें अपने दरिया, और उसके बाद उनकी जो लालची नज़रें थी वो हमारे इस पे पड़ना शुरू हो गई। अब ट्रीटी को अगर आप देखें तो हिंदुस्तान ने ये किया सर कि उन्होंने सोचा कि हम इसको तोड़ तो सकते नहीं है, क्योंकि इसमें शिक 12 नंबर शिक है, एक आर्टिकल है 12(4). आर्टिकल 12(4) बड़े वाज़े तौर पे कहता है कि किसी किस्म की मुदाखलत इस ट्रीटी में एक बार ये इंप्लीमेंट हो जाए, एक बार इसके ऊपर अमल दरामद हो जाए, तो किसी किस्म की इसमें आप तब्दीली नहीं कर सकते एक तरफा। अगर आपने इसको ख़त्म करना है, इसको सस्पेंड करना है, तब्दील करना है, इसमें किसी किस्म की अमेंडमेंट करनी है, तो फिर दोनों मुल्क बैठेंगे और एक नई ट्रीटी बनाएंगे। अगर वो दोनों मुल्क नई ट्रीटी नहीं बनाते तो किसी किस्म की आप तब्दीली नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 12(4) आप पढ़ लीजिए, बड़ा सिंपल आर्टिकल है 12(4) जिसमें ये लिखा हुआ है। 12(4) जब एक लिख दिया जाए तो हिंदुस्तान का ये कहना कि हम इसको मुअत्तल कर देते हैं या इसको फिलहाल के लिए हम सस्पेंड कर देते हैं, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया अबेयंस, होल्ड इन अबेयंस, तो ये जो उनका कहना है ये सरासर इस ट्रीटी की खिलाफ वर्जी है। और इनके ये कहने से 4 चीज़ें साबित हो जाती हैं। एक, कि हिंदुस्तान पे किसी किस्म का एतमाद नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान ने यह भी साबित कर दिया कि वो अगर कोई मुआहदा करता है तो उसकी वो खिलाफ वर्जी कर सकता है। हिंदुस्तान पे ये भी एक इससे इल्ज़ाम सामने आ जाता है और साफ हो जाता है, और वो ये कि उनको बैनुल अक़वामी कानून का भी कोई दार और फिक्र नहीं। और नंबर 4, उनको पता है कि अगर ये करेंगे, पानी को मोड़ेंगे, तो पाकिस्तान के लोगों को नुकसान होगा, तो उनको इंसानी जान का भी कोई फिक्र नहीं। अब ये क्यों नहीं कर सकते? एक तो मैंने बताया आर्टिकल 12(4) के तहत। दूसरा, जिस तरह मैंने कहा कि ये डाइवोर्स है, चूंकि उन्होंने इस्तेमाल कर लिए हुए हैं तीनों जो रिवर्स हैं और उन्होंने उस पर ले लिया है पानी, अब इसको रिवर्स नहीं कर सकते। वो इस पर अमल दरामद हो चुका है। अगर इस ट्रीटी को इन्होंने ख़त्म करना है या इसको अबेयंस में करना है तो फिर अपने डैम तोड़ें, अपने बराजेस तोड़ें, पानी सारा खोलें और असर नौ इसको वापस शुरू करें। तो इसलिए कानूनी तौर पे भी ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि वो ये इस चीज़ को वापस करें। वाइंड अप प्लीज। वाइंडिंग अप जी। अच्छा, इस इंडस वाटर ट्रीटी के बाद हिंदुस्तान ने 2-3 बार पहले भी कोशिश की। वलर लेक, उस पर बराज बनाने की कोशिश की, वो झेलम रिवर पे था, उस पर रोक दिया गया। बघलियार डैम बनाया उन्होंने, वो चिनाब पे था, उस पर हम गए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए एक्सपर्ट के पास, लेकिन हम बदकिस्मती से हार गए। और उसकी वजह मैं बयान करूंगा आखिर में कि क्या वजह थी। अभी आखिर में आ जाए ना। आ रहा हूँ सर, इस पर मैं कोई यूजलेस बातें नहीं कर रहा सर। मैं थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ कि 10 मिनट बाकी है। मैं 4 मिनट और लूंगा जस्ट। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बड़ा अच्छा उसको ब्रीफ दे रहे हैं। ओके, देन आफ्टर 4-5 मिनट्स द सेशन विल बी ओवर। नोट कर दें आप। ओके, मैं बोले 4-5 मिनट्स बाद करूंगा। फिर बोले बोले ये बड़ा अहम। आप बोलिए। किशन गंगा डैम बनाया सर उन्होंने, रतले डैम बनाया, उस पर भी हम बड़ी देर बाद आर्बिट्रेशन और उसमें गए। उन्होंने कोशिश की, कुछ हम सक्सीड किया, कुछ हम सक्सेसफुल था हमारा केस, कुछ हमारा अभी पेंडिंग है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। लेकिन मैं उस पर इसलिए जिक्र नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये बड़ा अहम सेंसिटिव मामला है और मैं चाहूँगा कि हम इसको इन कैमरा ही डिस्कस करें इस वाले मामले को। लेकिन इंटरनेशनल लॉ पे मैं आता हूँ सर कि जो एक तो मैंने बताया वजह कि क्यों नहीं वो कर सकते ट्रीटी के तहत। इंटरनेशनल लॉ भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरनेशनल लॉ में जैसा मैंने बताया कि हम लोअर रिपेरियन हैं और वो अपर रिपेरियन हैं,
तो लोअर रिपेरियन को बहुत सारे हकूक दिए हैं इंटरनेशनल लॉ ने। पानी का कानून मैंने स्टडी किया है, बहुत ज़्यादा स्टडी किया है। उसको मैं सिंप्लीफाई करके ये बताता हूँ आपको कि पानी का कानून इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी ये कहता है सर कि पानी जो है वो एक लोअर रिपेरियन के लिए फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, यानी एक बुनियादी इंसानी हकूक है। और वो उसके लिए आप अगर रेफर करना चाहें तो आर्टिकल 11 और 12 मिसाल देता हूं आपको। आर्टिकल 11 और 12 है यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स का, जो 1966 इस ट्रीटी के बाद इमीडिएटली दिया था यूनाइटेड नेशंस ने। और जनरल असेंबली की बेतहाशा रेजोल्यूशंस हैं, इंक्लूडिंग रेजोल्यूशन नंबर 64 ऑफ 292। रेजोल्यूशन नंबर 64 ने ये कहा कि ये जो पानी का इशू है, इसके साथ दो और फंडामेंटल राइट्स हैं, दो और बुनियादी हकूक हैं। एक है फंडामेंटल राइट ऑफ हेल्थ और एक है अल्टीमेट राइट। वो अल्टीमेट राइट क्या है सर? बुनियादी हक जिंदगी का, फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ। तो जब आप पानी की बात करते हैं, पानी का मतलब ये है, अगर पानी के साथ कोई आपकी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है पानी के जरिए, तो वो आपकी राइट टू लाइफ को अटैक कर रहा है। तो बैनुल-अक़वामी कानून में एक अपर रिपेरियन को ये हक नहीं है। और इंडिया अगर ये करने की कोशिश कर रहा है तो वो एक ऐसी बात कर रहा है जो कि कानून में जायज ही नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं सर? सवाल पैदा होता है कि हम करें क्या। पहली बात तो हमें बड़ा क्लियरली एक विजन आनी चाहिए, बड़ा क्लैरिटी के साथ हमें यह समझना चाहिए कि इंडिया का ये जो यकतरफा एक्ट है और यकतरफा कहना है कि हम ट्रीटी को नहीं मानते, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ये इसका कोई असर नहीं है। यानी कि हमें ज़रूरत ही कुछ नहीं करने की। अगर वो ये बात करते हैं तो ये बात की हद तक है, असल में वो ट्रीटी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जब ट्रीटी की खिलाफ वर्जी करते हैं तो कानून क्या कहता है? जब एक ट्रीटी को होते हुए भी कोई नहीं मानता तो बैनुल-अक़वामी कानून क्या कहता है? बैनुल-अक़वामी कानून ये कहता है कि आप अपनी सेल्फ डिफेंस में हर वो काम कर सकते हैं जो आप ट्रीटी को बचाने के लिए करें। यानी कि इसका क्या मतलब है सर? ये सर मैं बड़ी एक वन लाइनर कहता हूं आपको। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी बंदोबस्त करेगा हिंदुस्तान, कोई भी बंदोबस्त करेगा जिसके तहत पानी का एक कतरा भी मोड़े पाकिस्तान का, तो हमारे पास कानून कहता है, इंटरनेशनल कानून कहता है, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस कहती हैं, बाकायदा उनकी कन्वेंशंस कहती हैं, यूएन चार्टर कहता है कि हम जाके अपने मिसाइलों के जरिए, अपने प्लेन्स के जरिए, अपने फौजियों के जरिए उसको तबाह कर सकते हैं। बैनुल-अक़वामी कानून ये कहता है कि ऐलान जंग होता है जब आप ट्रीटी के खिलाफ वर्जी करते हुए, एक मुआहदे के खिलाफ वर्जी करते हुए आप उसको पानी को मोड़ने की कोशिश करेंगे, तो ये ऐलान जंग है। और दूसरा मुल्क यानी कि पाकिस्तान हर वो काम कर सकता है, हर सतह पे कानूनी, डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली वो जाके इसको तबाह कर दे। ये है पोजीशन। और अगर आपने कोई रेफरेंस लेनी है तो आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर का जिक्र कर दें, आर्टिकल 54 ऑफ वियना कन्वेंशन ऑन ट्रीटीज का आप जिक्र कर सकते हैं। अगर आपने देखना है तो आर्टिकल 49 ये ऑफ द कन्वेंशन, आप उसका जिक्र मैं कर दूंगा। बहुत सारी कवानीन हैं बड़े क्लियर, रेलेवेंट, जो कि हमें ये हक देते हैं। तो मेरे नज़र में हमें ये इस वक्त आइडियल मौका है कि हम हिंदुस्तान का असल चेहरा दिखाएं और ये वाटर इश्यूज पे हम किसी किस्म का जो है इनके साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें। मेरी नज़र में सर आखिर में मैं ये कहूँगा कि हमें केयरफुली चलना है। और यहां मैं हुकूमत को एक रिक्वेस्ट करूंगा, आवाज उन तक पहुंच जाएगी। मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि देखें, जो मैंने जिक्र किया था अभी पहले 2 केसेस का, जो एक्सपर्ट के पास हमारा डिस्प्यूट गया था, पहले डैम जो उन्होंने बनाए थे, उसमें उन्होंने जो चीज इस्तेमाल की थी हमारे खिलाफ,
वो थी कि उस वक्त के चंद मिनिस्टर्स ने कोई स्टेटमेंट्स दे दी थी और वो स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल किया गया था उस एक्सपर्ट की फैसले में हमारे खिलाफ। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी हुकूमत से कि बहुत ही सेंसिटिव मामला है, इसमें एक या दो डेजिग्नेटेड मिनिस्टर, हम तो बोल सकते हैं आज ऑपोजिशन, हम क्योंकि हमारी वो ऑफिशियल स्टेटस नहीं, लेकिन अगर वहां से कोई गलती हुई तो वो बहुत नुकसानदेह हमारे लिए हो सकता है। इसलिए ये समझें, जो मैंने आज थोड़ा सा उसको ब्रीफली बताया, आपने मुझे टाइम की क्योंकि पाबंदी की तो मैंने उसको ब्रीफ कर दिया, लेकिन इस चीज़ को समझें और उसकी एक एक शिक को समझते हुए ट्रीटी की भी और कानून की भी उसके मुताबिक बात करें। उनका कहना यह है, आखिरी बात मैं कर दूं, हिंदुस्तान ये कहता है कि जनाब पाकिस्तान ने, उनका इल्ज़ाम है कि टेररिज्म किया और उन्होंने इसी की वजह से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, और वो कहते हैं टेररिज्म चूंकि किया तो ये ट्रीटी की खिलाफ वर्जी हो गई। लेकिन इसके ऊपर 3 बैनुल अक़वामी कानून में फैसले हैं और वो फैसले ये हैं कि अगर आपने ट्रीटी को पहले इम्प्लीमेंट किया हुआ है तो आप ये वाला एक्सक्यूज नहीं इस्तेमाल कर सकते। पाकिस्तान की 3 जंगें हो चुकी हैं हिंदुस्तान से, 3 जंगें, इस ट्रीटी को नहीं छेड़ा गया। क्यों नहीं छेड़ा गया? क्योंकि ये ट्रीटी डिज़ाइन ही इस तरह की गई थी कि अगर कोई मिलिट्री कोई जंग होती है या कोई सियासी मसला होता है या एक हुकूमत जाती है दूसरी हुकूमत आती है तो इसका ट्रीटी पे कोई असर नहीं होगा। ट्रीटी को डिज़ाइन बड़े अहम लोगों ने किया, दुनिया के सारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे, उन्होंने ये सारी चीज़ें सोची उस वक्त कि क्या होगा अगर जंग होगी दोनों मुल्कों में, तो क्या ये ट्रीटी ख़त्म हो जाएगी? क्या होगा अगर एक मुल्क दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम लगाएगा तो ये ट्रीटी ख़त्म हो जाएगी? लेकिन उन्होंने ये सारी चीज़ें देखते हुए, बैनुल-अक़वामी कानून को देखते हुए ये कहा कि ये ट्रीटी इससे बालातर है, ये ट्रीटी सर्वाइवल है पाकिस्तान का। तो मैं ये समझता हूँ आखिर में सर कि हम लोग सारे, चाहे पंजाबी हों, पठान हों, बलोची हों, सिंधी हों, जहाँ से भी हों, हम हैं पाकिस्तानी। पानी का इशू जब हम आपस में बात करते हैं, झगड़ते हैं, वो अपना घर का मसला है, लेकिन इस वक्त इशू ये है कि हमने पार्टीबाजी, जो पार्टीज के अपने अपने मौक़िफ़ ज़रूर होंगे, लेकिन अगर बांसुरी नहीं रहेगी तो क्या होगा? म्यूज़िक तो नहीं बजेगी। इसलिए हमें ख्याल रखना है सर कि ये जो हमारा पानी का इशू इंडिया के साथ इस वक्त है, हम अपने इश्यूज़ को साइड पे करें और पहले उसको टैकल करें, उसको हम ख़त्म करें, और दैट इज़ द स्पिरिट जिसमें मैं एंड करूँगा अपनी ये तकरीर। थैंक यू।